और बच्चों क्या हाल है? बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। उम्मीद आपकी यही करते हैं भगवान से कि सब अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ 3D वेक्टर। इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया? इससे पहले मैंने आपको 3D पढ़ा दिया जिसमें मैंने कहीं वेक्टर को ज्यादातर यूज नहीं करा था। इसके बाद फिर मैंने आपको वेक्टर बताया कि वेक्टर को कैसे काम में लिया जाता है। अब मैं इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये की जाएगी कि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए और जल्दी से जल्दी क्या हो आपके वो याद हो जाए और लर्न हो जाए और हम उसको काम में ले पाए। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पुराना चीज बताता हूँ कि आपने पहले सबसे पहले 3D में क्या पढ़ा था। सबसे पहले 3D में आपने पढ़ा था कि क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को जो हमने पढ़ा था उसको हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमने लर्न करा था उसको हम डिस्कस करेंगे किसके साथ? वेक्टर के साथ। तो वेक्टर के साथ ज्यादा पढ़ना टिपिकल टास्क नहीं है क्योंकि आपने पहले ही इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वंस अगेन रिवीजन करने। मान लीजिए आपके पास ये 2 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है ये x1 y1 z1 और एक पॉइंट आपके पास Q है x2 y2 और z। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है? Q है। आप जानते हैं पॉइंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट का मतलब हमेशा 3D में पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन कितना? वेक्टर, राइट। तो एक पॉइंट आपके पास P है और एक पॉइंट क्या है? आप Q है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तब इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम वेक्टर को कैसे काम लेंगे इसके अंदर? तो देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर PQ वेक्टर बनाएंगे और PQ वेक्टर कितना होगा? PQ वेक्टर होगा OQ माइनस कितना? OP वेक्टर, राइट। आपका यहाँ एम है कि 3D के अंदर इसकी डिस्टेंस को निकाला जाए। अब डिस्टेंस को निकाला जाए और इसके साथ वेक्टर को काम में लिया तो ऑब्वियस है आप क्या करने वाले हैं? आपको ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा। अब ट्राइंगल लॉ फॉलो करना मैं आपको सिखा चुका हूं। ट्राइंगल लॉ फॉलो करने के बाद मैंने ऐसे लिख दिया कि पी क्यू इजकल टू ओ क्यू माइनस ओपी। और अच्छी ढंग से अगर ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना है तो आप अपना वीडियो देखें कौन सा वेक्टर वाला, ताकि आपको वहां से बेटर चीज समझ में आ सके। तो देखिए पी क्यू वेक्टर कितना हो गया? तो पी क्यू वेक्टर हो गया मेरे पास, इसको मैं लिख दूंगा x2i प्लस के y2j प्लस का z2k, राइट, माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो PQ कितना आएगा? देखिए PQ आपके पास आया x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे और प्लस z2 माइनस z1 इंटू k, राइट। और यहां से PQ, अगर आप PQ का मोड निकालेंगे तो PQ का मोड क्या आएगा? देखिए अगर आप PQ का मोड निकालेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम है सिस्टम कैसा है? ऑर्थोगोनल सिस्टम है। इस तरह का सिस्टम है I J और K और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है इसके तो आगे वाला पोर्शन इसका कुछ नहीं आना, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है। तो 90 में से बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। ऐसा मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको U प्लस V प्लस W वेक्टर को मोड खोलना सिखाया था तो आपको मालूम है। तो ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है। तो इसके अंदर आगे की चीजें नहीं आती है, ये आपने वेक्टर में सीख लिया, इसलिए डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है? इस तरह की चीजें आएंगी। तो इसका मतलब यहां से इसको हम R बोल सकते हैं। तो R कितना हो गया? आर स्क्वायर इजकल टू, या लेंथ PQ इजकल टू लिख सकते हैं अंडर रूट कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर को हम बाद में क्या लिख दिया करते थे? स्क्वायर के बाद इसको हम लिख देते थे R लिख देते थे। और ये R जो हुआ करती थी वो थी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिसको अपने 3D में काम में लिया था। तो अगर मुझे इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए कभी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो आप चाहे तो वेक्टर से निकाल सकते हैं या आप 3D से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह की चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसको अपन यही समझते हैं कि इसके अंदर जो आपने चीजें निकाली वो क्या थी। देखिए गौर से देखिएगा ताकि आपको बात ये समझ में आने लग जाए धीरे धीरे और हम ये समझ पाए। अगर आपको ये याद हो, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको ये चीजें मालूम हो कि हम क्या लिखते थे कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखते थे। जब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन होती थी, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, तो ये था x1 y1 z1 और ये था कितना? x2 y2 और z2। ये मेरे पास 2 पॉइंट हुआ करते थे
और इन पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या लिखते हैं, तो x माइनस x1 बाय कितना x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, राइट। इस तरह से लिखते थे x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय कितना c। ये हमारे पास क्या होते थे इस लाइन के dr, किसके, इसके dr। अगर आप इसको ऐसे समझे कि ये पॉइंट P है और ये Q है, तो आपने यहां से डिस्टेंस फॉर्म लिखा PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस डिस्टेंस को आप r भी बोला करते थे, राइट। तो यहां से देखिए ये r स्क्वायर कितना आया, r स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको ये बात आगे समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि डीआर के अंदर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर। तो आपको ये निकालना आ गया। एक काम की बात और देखिए, जब आपने पी क्यू को वेक्टर की फॉर्म में लिखा तो यहां लिखा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। तो आप देखिए गौर से कि जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आई जे और के के साथ जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, डीआर ही होते हैं लाइन के। आई जे और के साथ जो लग रहे हैं वो डीआर ही है। इसका मतलब ये ऐसा लिखा है पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये आई जे के जो के साथ जो लगते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा डीआर होते हैं। किसके डीआर होते हैं, इस लाइन के डीआर होते हैं, राइट। आपको डीआर के बारे में मालूम पड़ेगा कि ये डीआर क्या होते हैं। आपको डीआर जानते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो क्या था, डायरेक्शन रेशियो था द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। इसे हम क्या बोलते थे, डीआर बोलते थे। अब देखिए अगर उसी डेफिनेशन को आप यहां फॉलो कराना चाहें, उसी डेफिनेशन को आप यहां पे भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगर आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट का आपको प्रोजेक्शन निकालना है, किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। इसका प्रोजेक्शन निकालना है वाई की डायरेक्शन में, और इसका प्रोजेक्शन निकालना है किसकी डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं ताकि आपको वहां से कनेक्शन मिल जाए। देखिए तो डीआर क्या चीज थी, पहले मैं आपको समझाता हूं। डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इसके बाद हमने ये टॉपिक आपसे डिस्कस करा था, डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमारे पास क्या हुआ करता था, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, एक्स वाई और जेड। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, एक तो इसके अंदर वर्ड लग रहा है प्रोजेक्शन, दूसरा वर्ड लग रहा है लाइन सेगमेंट, और तीसरा वर्ड लग रहा है एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको मालूम है किसी भी वेक्टर का दूसरे के वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि अगर आपको एक वेक्टर का इस वेक्टर का अगर इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना, तो जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना उसका तो क्या लेते थे हम, यूनिट वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो वो हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर। तो मुझे देखिए इसकी डायरेक्शन में अगर चाहिए एक्स की डायरेक्शन में, तो इसका तो यूनिट वेक्टर लूंगा, और इसका यूनिट वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, आई। और किसका प्रोजेक्शन निकालना है, पी क्यू का, तो पी क्यू वेक्टर डॉट आई, ये मेरा क्या होगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। तो देखिए पी क्यू डॉट आई निकाले तो पी क्यू ये है, इसका मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई। तो जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए आएगा, और इस ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, x2 माइनस x1। तो इसी चीज को हम क्या बोलते थे, dr बोलते थे। ये हमारा क्या आया, प्रोजेक्शन आया, किसकी डायरेक्शन में आया, x की डायरेक्शन में। अगर ऐसे ही आप y की डायरेक्शन में निकालना चाहें और ऐसे ही आप z की डायरेक्शन में निकालना चाहें तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब आप इसका प्रोजेक्शन निकालें, किसका, y की डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में निकालें, y डायरेक्शन में। तो जब y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे पी क्यू वेक्टर डॉट जे कैप, ठीक है। अब पी क्यू वेक्टर कितना था, पी क्यू वेक्टर था मेरे पास ए वन आई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के,
और डॉट कितना जे कैप। अब जे कैप से जे कैप मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ये आ गया बी, जिसको हम बोलते थे y2 माइनस y1, राइट। ये प्रोजेक्शन आया, किसकी डायरेक्शन प्रोजेक्शन आया, y की डायरेक्शन में। ऐसे ही आपको प्रोजेक्शन निकालना है z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में जब प्रोजेक्शन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, पी क्यू वैक्टर डॉट कितना k कैप, और इसको जब सॉल्व करेंगे पी क्यू के साथ k कैप, तो ये c आएगा, जिसे हम लिखते थे z2 माइनस z1। तो आपको डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन क्लियर हो गई। डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन क्या होती थी, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किसका, लाइन सेगमेंट का। और जब आपने लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकाला तो आपको क्या मिला, ए मिला, बी मिला और सी मिला। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। एक वर्ड और लिखते थे हम, डायरेक्शन कोसाइन। आपको वेक्टर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि वेक्टर से प्रॉपर समझ में आ जाए। तो एक वर्ड और हुआ करता था, और वो था डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन कोसाइन को बोलते थे, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल फ्रॉम एक्स वाई जेड, देन कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स इज नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमारे पास कोई लाइन हुआ करती थी, अब इस लाइन ने एक्स से, वाई से और जेड से, ये लाइन क्या है 3D में, ध्यान रखिएगा, इसने इस एंगल बनाया अल्फा, इस एंगल बनाया बीटा और इस एंगल बनाया क्या, गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसे बोलते थे हम एल, इसे बोलते थे एम और इसे क्या बोलते थे एन। तो ये हमारा क्या होता था, डायरेक्शन कोसाइन हुआ करता था। इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल फ्रॉम एक्स वाई जेड, देन कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स इज नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए ये डायरेक्शन कोसाइन थे। अब वेक्टर में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपने ऐसे लिखा पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर आप लिखते थे, देखिए ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, राइट। अगर इस पी क्यू वेक्टर में आप इसके पी क्यू मोड से डिवाइड करते हैं, तो पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू मोड, राइट। तो देखिए क्या बनेगा, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और अब मालूम है जब इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है पी क्यू कैप, इसका मतलब यूनिट वेक्टर बनता है। अगर किसी वेक्टर में आप उसके मोड से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो जरा गौर से देखिए अब ये क्या बन गया। अगर आप इसको गौर से देखें आपको बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि ये बन गया मेरे पास a डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस b डिवाइड बाय कितना, समेशन a स्क्वायर इंटू j कैप प्लस c डिवाइड बाय कितना, समेशन a स्क्वायर इंटू k कैप, राइट। अब इसको गौर से देखें तो ये क्या है, ये मेरे पास है l, तो ये बन गया एल आई। ये क्या बन गया मेरे पास m, तो एम जे, और ये क्या बन गया मेरे पास एन, तो ये बन गया कितना, एन और के। इसका मतलब इसको देखें तो ये बन गया पी क्यू कैप, राइट। तो पी क्यू कैप क्या होता है, आपको मालूम है कोई भी कैप जो होता है वो उसका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर है, यूनिट, इसका मतलब जो हम डीसी लिखते थे वो डीसी क्या हुआ करता था, एक तरह से वेक्टर में यूनिट वेक्टर हुआ करता था। तो देखिए ये बन गया मेरे पास पी क्यू कैप, एल आई एम जे और एन के। अच्छा एक चीज और देखिए, आपको ये भी मालूम है कि जो यूनिट वेक्टर होता है पी क्यू कैप जो होता है, इसका मोड कितना होता है, 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। जब इसका मोड 1 है तो 100% मोड 1 है। तो जरा यहां से देखिए, अगर आपने पी क्यू कैप लिखा तो पी क्यू कैप था एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो इसका जब मोड निकालेंगे तो पी क्यू कैप मोड, राइट। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आपको मालूम पी क्यू कैप का मोड कितना है, 1 है, राइट। तो ये वैल्यू 1 होगी, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया, राइट, कि यही हमने वहां लिखा था वेक्टर के साथ, और यही हमने लिखा था 3D के साथ। तो 3D में आपको मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना था, 1। इट मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता था, 1। तो देखिए ओवरऑल आपको क्या चीज समझ में आई। अगर कोई वेक्टर लिखा है, पी क्यू वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो चीजें लिखी है वो क्या लिखी है, डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है। अगर किसी यूनिट वेक्टर में जो चीजें लिखी हुई हैं
तो वो उसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए। देखिए अल्टीमेट आपने दो चीज सीख ली, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कई बार हमसे चीजें डिस्कस हो जाएंगी सवाल में, और हम कई बार इसको काम में भी लेना पसंद करेंगे, और हम इसको काम में ले लेंगे। एक बार फिर समझाते हैं, एक छोटी सी बात एक बार आपको समझ में आ जानी चाहिए सही ढंग से, कि कोई वेक्टर लिखा है पी क्यू, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के, राइट। इसके अंदर ये जो क्वांटिटी लिखी है वो डी आर है, इसके ए आई बी जे और सी के, राइट। और पी क्यू का मोड निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर। ये आपको मैंने 3D में कराया, राइट। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। देखिए अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं पी क्यू कैप कितना होता है, तो पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय पी क्यू मोड, राइट। तो इसका मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया एल आई प्लस एन जे प्लस एन एन के। तो ये चीज हमें समझनी है कि कोई यूनिट वेक्टर लिखा है तो उसके अंदर जो आई जे और के साथ लग रहा है वो उसके डीसी हैं, और कोई वेक्टर लिखा है उसके साथ कोई चीज लग रहा है तो वो उसके डीआर है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डीसी कब होते हैं और डीआर कब होते हैं। यूनिट वेक्टर के साथ जो लग रहा होता है वो डीसी होते हैं, और जो वेक्टर के साथ लग रहा होता है, वेक्टर के साथ जो चलते हैं कंपोनेंट, वो उसके डीआर होते हैं। देखिए तो ये डीसी है, ये डीसी कंपोनेंट एक तरह से। और आपको ये भी मालूम है कि पी क्यू मोड कितना होगा, पी क्यू कैप का मोड 1 होगा, तो यहां से रिजल्ट आ गया एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको एक चीज और समझ में आ गया कि डीसी डीआर से डीसी कैसे बनाते हैं। अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डीआर, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो ये अपन ने पढ़ा था। इसका मतलब किसी वेक्टर में अगर उसके, ये तो हो गया डीआर, अब डीसी क्या हो गया पी क्यू कैप, राइट। ये तो डीआर हो गए और ये डीसी हो गए। अब जरा बताइए कैप कैसे बनाते हैं, तो आपको कैप का पता है। कैप बनाने का तरीका, पी क्यू कैप बनाने का तरीका, पी क्यू में पी क्यू मोड से डिवाइड। तो अगर किसी भी वेक्टर में आपने उसके मोड से डिवाइड कर दिया तो 100% है वो क्या बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको दो बार एक चीज समझा दी और आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, कब तो डायरेक्शन रेशियो होता है और कब डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो 100% समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए आप फिर दोबारा वीडियो नंबर 3 की तरफ जाइए। उस वीडियो नंबर 3 में आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझाया जाएगा, और वहां आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के साथ साथ आपको उनके सवाल भी दे रखे होंगे, क्वेश्चन भी दे रखे होंगे, जिनको आप बार बार करने से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं कि इनके साथ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं उससे अगले की तरफ। तो इससे आगे हमने आपसे डिस्कस करा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखा जाता है। और वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को अब हम लिखना सीखेंगे इसके साथ, वेक्टर के साथ। तो मैं वेक्टर के साथ वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लिखना चालू करूं उससे पहले मैं आपको एक बार वंस अगेन उस स्ट्रेट लाइन को समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर धीरे धीरे अपन उसको समझने में कोशिश करेंगे कि वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए केवल आपको अगर कन्वर्जन आ गया तो आप 3D से वेक्टर की साइड मूव कर जाएंगे। केवल आपको कन्वर्जन सीखना है और इस कन्वर्जन पे ही ध्यान रखिएगा पूरा। देखिए अपन ऐसे लिखते थे x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। ये मेरे पास हुआ करती थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको 3D से सिखाई थी। अब मैं इसको वेक्टर से सिखाऊंगा आपको कि वेक्टर से कैसे निकाली होगी और वेक्टर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़ा आसान काम है, बस आपको छोटी छोटी बात समझनी है। आप मुझे ये बताते चलिए इसके अंदर ये क्या क्या चीज होती है। देखिए ये लाइन होती है, राइट, ये लाइन होती है। तो इस लाइन पे ये फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट होता है जिस समय x1 y1 और z1 बोला, राइट। एक पॉइंट मेरे पास होता है x y z। ये क्या चीज होती है,
तो बच्चों से जनरली पूछे तो ये क्या है, तो ये तो फिक्स पॉइंट है, चलिए इसको मैं फिक्स को क्रॉस से कर देता हूं। बाकी के पॉइंट क्या होते हैं, इसके ऊपर घूमेंगे, जब ये पॉइंट इसके अंदर मूव करेंगे तो इसके मूवमेंट से क्या बनेगी इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई और जेड होता है ये कौन सा होता है, ये सारे पॉइंट होते हैं एक्स वाई जेड जो चलते हैं इसके ऊपर, और ये घूमने वाले पॉइंट होते हैं। इन घूमने वाले पॉइंट को हम बोलते थे वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड है। दोबारा देखिए, तो ये मेरे पास क्या होते थे, फिक्स पॉइंट होते थे, ये पॉइंट क्या होते थे, वेरिएबल पॉइंट होते थे। आपको यहां से यहां पहुंचा देते हैं। अब जरा तीसरी बात सुनिए, तो ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, राइट। ये क्या होता था, ए बी सी, तो आप कहते थे ये एबीसी क्या है, ये एबीसी इस लाइन के एबीसी क्या है, डीआर, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन बेटा एक चीज और, कि ये डायरेक्शन रेशियो क्या इसी लाइन के हैं, तो आपके मन में आएगा नहीं सर ये डायरेक्शन इसी लाइन के नहीं है, इस लाइन के भी हो सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल लाइन है तो इसके भी डीआर हो सकते हैं, क्योंकि मालूम है अगर इसके डीआर एबीसी है तो इसके डीआर लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी होंगे, या इसके डीआर के ए, के बी और के सी होंगे और कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डीआर क्या होते हैं, एक दूसरे के लैम्डा टाइम। तो अब आपने अगर यहाँ लैम्डा लगाया होता, बाद में लैम्डा को हम काट देते, सिंप्लीफाई कर देते, राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते तो लास्ट में भी आपके पास क्या आ जाता, यही एबीसी आता। ठीक है, तो अगर इस लाइन में यहाँ एबीसी लिखे हैं तो अपन जनरली ये कह सकते हैं कि ये जो एबीसी है वो या तो इस लाइन के हैं या इस लाइन के पैरेलल लाइन के हैं, दोनों के हो सकते हैं, या तो इस लाइन के हो सकते हैं या फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसके पैरेलल लाइन रही तो पैरेलल लाइन के डीआर भी वही होते हैं, लैम्डा टाइम, और लैम्डा टाइम अगर आप यहाँ रखेंगे तो बाद में इस लैम्डा को कैंसिल कर देंगे, या के रखा होता के टाइम तो बाद में इस के को कैंसिल कर देते हैं, और जब के को कैंसिल कर देते तो वापस क्या हो जाता है, वही आ सकता है। तो हमसे अगर कोई पूछा जाए कि ये ए बी सी क्या है तो हम वापस एक बात कहेंगे, ये डीआर है। किसके डीआर है, या तो इस लाइन के हैं या फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन के, दोनों के हो सकते हैं। ठीक है, बोथ विल बी पॉसिबल, या तो लाइन के भी हो सकते हैं, लाइन के पैरेलल लाइन के हो सकते हैं। तो चलिए आपने क्या क्या सीख लिया और उसको अब कैसे कैसे हम वेक्टर में लेके चलते हैं, देखिए। तो आपने कहा सर एक बार फिर देखते हैं वंस अगेन, देखिए वंस अगेन हमने क्या क्या सीखा और फिर हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा आपने x1 y1 z1 है, तो ये हो गया x1 y1 z1, राइट। ये कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और आपको अब वेक्टर में डालना है। अब पॉइंट का क्या मतलब होता है वेक्टर में, यस ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ओरिजिन के। तो एक एक चीज को हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये फिक्स पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। ये एक्स वाई और जेड, ये कैसा पॉइंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट है। अब पॉइंट का मतलब फिर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, राइट। और ये ए बी सी ये क्या है, ये मेरे पास है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ये लाइन के डायरेक्शन और पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, ये डायरेक्शन रेशियो है किसके, या तो लाइन के या फिर लाइन के पैरेलल लाइन के। तो ये तीन बात जो हमें मालूम थी हमने लिख दी। अब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके दिखाता हूं कि वेक्टर में आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करिए, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और एक एक बात जो आपने सीखी है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए मैं सबसे पहले 3D डायग्राम बनाता हूं, ये डायग्राम बनाया, राइट। तो आपने कहा ये फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए लाइन है, ये कोई लाइन है, तो आपने कहा ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर होते हैं। अब पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो यहां से कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये मेरा हो गया ओ। ये फिक्स पॉइंट को मैं डिनोट करूंगा किससे, टी से, राइट। ये टी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और कोई पॉइंट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको मैं टी से डिनोट करता हूं, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें कि ये कोई ए पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया, टी। तो ये ओ टी हो गया, ये टी वेक्टर हो गया, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया। चलिए अब एक दूसरा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, ये तो मूव करेगा, राइट। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट होता है तो हम बचपन से वेरिएबल पॉइंट को ज्यादातर किससे लिख के आते हैं,
पी पाथ किससे लेकर जाता है, पी से, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं पी से, राइट है। और ये किसके रेस्पेक्ट में पॉइंट है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चलाऊंगा इसको, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, तो मैंने इसको यहां ले लिया और इसको डिनोट कर दिया आर से। ध्यान रखिएगा हमेशा मैं इसको आर से लिखूंगा, ओपी वेक्टर। पूरी 3D में जो मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर हमेशा वेरिएबल पॉइंट को आर से लिखा जाएगा। इसका मतलब ओपी वेक्टर या आर वेक्टर, तो सुन लीजिए क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होगा। ऐसे ये फिक्स पॉइंट है तो इसको मैं लिखूंगा ओटी या ओ ए लिख सकते हैं, ओटी लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, जो भी है। अगर आप चाहें तो सिंपल टी से डिनोट कर दें। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको लिखूंगा मैं x1i y1j और z1k, ये टी से डिनोट हो गया, ये काम हो गया। अब हमारे पास एक ये रह गया क्या, dr, किसके, लाइन के या फिर इस पैरेलल लाइन के, दोनों के लिख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने कोई लिख दिया CD, और ये CD वेक्टर को मैं डिनोट कर देता हूं किससे, B से जनरली। देखिए ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं है क्योंकि ये dr है। dr किससे बनते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। ये ABC है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही चलेगा। ये तो dr है लाइन के, और dr हमेशा क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस, दो पॉइंट को मिलने से बनता है, दो पॉइंट से बनता है, बात समझ में आई। तो ये dr है, ये हो गया मेरा ai bj और कितना बन गया बेटा, ck, ai bj और ck। तो आपको ये सारी बात जो मैंने आपको डायग्राम पे लिखी है वो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में दिखाई भी दे रही होगी। अब यहां से अब आप थोड़ी सी अप्रोच लगा दीजिए वेक्टर की। तो वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर ये कहता है कि ये लाइन, ये CD, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ये लाइन जो हमने लाइन खींची है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, ये आप सोचिए। तो दो वेक्टर, इसका मतलब CD वेक्टर, यह कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि AP वेक्टर पैरेलल टू CD वेक्टर, राइट। AP वेक्टर पैरेलल टू CD वेक्टर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट। और दो वेक्टर पैरेलल जब होते हैं, टू वेक्टर आर पैरेलल इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब आपको मालूम है दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का कितना, लैम्डा टाइम, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कितना टाइम होगा, लैम्डा टाइम, के टाइम, जितना भी टाइम आप लिखना चाहें वो लैम्डा टाइम होगा। ऐसा अपन ने पढ़ा है। दो वेक्टर पैरेलल हो तो ध्यान रखिएगा एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, लैम्डा टाइम। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एपी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम होगा किसके, CD वेक्टर के, राइट। अब इस एपी को कैसे लिखेंगे, ये ए है और ये पी है, ये तो पोजीशन वेक्टर। तो इस एपी को लिखेंगे ओपी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्डा। इस CD को मैंने किससे डिनोट करा, बी से, राइट। तो यहां से देखिए OP माइनस ओ ए, ये OP इक्वल टू कितना हो गया, OA प्लस लैम्डा बी, राइट। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, R से, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, T से, और ये लैम्डा बी, राइट। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई किसमें, 3D में। तो 3D के अंदर लाइन की इक्वेशन क्या आई कि R इक्वल टू T प्लस कितना, लैम्डा बी। जो R की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, T प्लस लैम्डा बी। तो कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो 3D में तो आप ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू T प्लस लैम्डा बी। ये T क्या है जरा एक बार फिर समझिए, T एक पॉइंट हो गया, कैसा पॉइंट हो गया, ये हो गया फिक्स पॉइंट। ये लैम्डा कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है, और बी क्या है, dr, किसके, लाइन के या पैरेलल लाइन के dr, ठीक है। अगर एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसा मेरे को बताया कि एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो देखिए अब अपन इसको चाहे तो एक बार रिवर्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सी चीज क्या लिखी हुई है। रिवर्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं अब आपको रिवर्स पे लेके चलता हूं। देखिए इस आर को सोचिए, ये आर क्या था, ये आर था फिक्स पॉइंट, नहीं वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल, और ये कैसा था, फिक्स था। तो पहले अपन इसको समझते हैं। तो देखिए इसको लिखते थे एक्स आई वाई जे और प्लस जेड के, राइट, इक्वल टू, ये लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, एक्स वन आई वाई वन जे, एक्स आई वाई जे और जेड के, इक्वल टू
क्या लिखेंगे इसको, x1i प्लस y1j प्लस z1k, राइट, और प्लस लैम्डा, इसको क्या लिखेंगे, ai bj और ck, ai bj और ck। देखिए अब आपको मालूम है दो वेक्टर कंपेयर कब कराते हैं, दो वेक्टर सेम कब होते हैं, दो वेक्टर जब सेम जब होते हैं जब उनके कंपोनेंट भी सेम हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाए थे, वेक्टर में सिखाए थे। तो मैं दोनों तरफ इसके कंपेयर करा दूं, इसका मतलब आई को कंपेयर कराए, तो आप इधर से आई कंपेयर कराए, तो इधर आई कंपेयर कराएंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स आएगा, इधर आई के साथ x1 आया, इधर आई के साथ लैम्डा ए आया, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x माइनस x1 इजकल टू लैम्डा ए, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x माइनस x1 बाय ए इजकल टू लैम्डा, ये बन गया। अगर आप यहां से j कंपेयर कराएं, अगर मैं j कंपेयर कराऊं तो देखिए यहां से कितना आएगा y, और यहां से j कंपेयर कराएंगे तो y1 प्लस का लैम्डा b, राइट। इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाय कितना b इजकल टू लैम्डा, और हम z कंपेयर कराएंगे तो z k को कंपेयर कराएंगे तो k कंपेयर कराने पर कितना आएगा, देखिए z इजकल टू z1 प्लस का लैम्डा c, राइट। इसको लाएंगे तो क्या बनेगा, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कितना c इजकल टू b लैम्डा। देखिए तो अब यहां से इन तीनों लैम्डा को कंपेयर करा दीजिए, तीनों लैम्डा क्या है, सेम है, इन तीनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी इजकल टू लैम्डा, और इसे कौन सी फॉर्म बोलते थे बेटा, कौन सी फॉर्म बोलते थे, सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म हुआ करती थी, जो आपको मैंने 3D के अंदर पढ़ाई कि ये लाइन की कौन सी फॉर्म है, सिमेट्रिकल फॉर्म। तो आपको लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म लिखना आ गया, किस तरह से आपने लिखा, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी इजकल टू लैम्डा। तो देखिए जब भी अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था, बहुत सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करें इजकल टू लैम्डा लिख के, और उन बहुत सारे क्वेश्चन को हम लैम्डा लिख के सॉल्व करते थे, और उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट को निकालने की कोशिश करते थे। आपको याद है जब भी अपन को लाइन के ऊपर कोई पॉइंट बनाना होता था या कोई पॉइंट जनरेट करना होता था, तो बेटा आप क्या करते थे, उसके इक्वल क्या लेते थे, लैम्डा। जब भी कोई लाइन जनरेट करना होता, जैसे आपने टॉपिक डिस्कस करा था आपके साथ परपेंडिकुलर वाला, आपने डिस्कस करा था एंगल क्या बोलते हैं, एक तो आपने ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन डिस्कस करा था, परपेंडिकुलर डिस्कस करा था, रिफ्लेक्शन डिस्कस करा था। उन सब में आपको पॉइंट निकालने के लिए लैम्डा लिखकर उस पॉइंट को जनरेट करने पड़े थे, बहुत सारे पॉइंट उस लाइन के ऊपर निकालने पड़े थे। लेकिन आप यहां एक खास बात सुनिएगा कि वेक्टर अप्रोच में कभी भी आपको लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमेशा ही वेक्टर फॉर्म में सिमेट्रिकल फॉर्म हुआ करती है। देखिए मेरी बात को गौर सुनिए, ये हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म ही हुआ करेगी, राइट। ये 100% हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी लैम्डा होगा। एक बार इसको समझते हैं कि आपको ये बात भी समझा दूं, फिर मैं इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कराऊंगा आपको, और क्वेश्चन की अप्रोच सिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए ये क्या चीज है और हम इसमें बेटर वे में ग्रिप कर पाए। तो देखिए एक बात यहां से आप सीखने की कोशिश करें, आपने ऐसा लिखा R इजकल टू टी प्लस लैम्डा बी, R इजकल टू टी प्लस क्या, लैम्डा बी। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। ये कैसा पॉइंट है, ये है वेरिएबल, वेरिएबल पॉइंट है, राइट। ये कैसा पॉइंट है, ये है फिक्स्ड। अच्छा ये क्या है, ये है dr, डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन रेशियो ये भी फिक्स हो गया। अब जरा देखिए ये बैठा हुआ, ये जो लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे वेरिएबल पॉइंट बनेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा। अब इसको मूवमेंट कौन कराएगा, इसको चलाएगा कौन, तो आपके मन में आएगी सर इसको कौन चलाएगा, लैम्डा चलाएगा, सही है ना। जैसे जैसे लैम्डा बदलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये पॉइंट भी बदलता जाएगा। तो आपने जब यहां पढ़ा था, तो आप बताइए, आपको जब बहुत सारे पॉइंट बनाने होते थे इस लाइन पे, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट बनाने होते, तो अपन इसको किसके इक्वल लिखते थे, तो इसको इस लैम्डा के इक्वल तो लिखते थे। और जैसे ही आप इसको लैम्डा के इक्वल लिखते थे तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट बन जाया करते थे। गॉट माय पॉइंट। जैसे आप इसमें लैम्डा के इक्वल लिखेंगे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट बन जाते थे।
तो इसका मतलब आप इसमें बहुत सारे पॉइंट जनरेट करा लेते थे, बहुत सारे पॉइंट बना लेते थे। अपन ऐसे बोलते थे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल दिस, फॉर सम वैल्यू ऑफ दिस इट विल दिस, ऐसा बोला करते थे। तो ये लैम्डा बनाने की जरूरत पड़ती थी, वहां लैम्डा लिख के अपन साइड में लेट लिखते थे। यहाँ पे आपको कभी भी लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन में हमेशा लैम्डा बना रहेगा। इसका मतलब ये जो हमेशा लाइन की फॉर्म लिखी हुई है वेक्टर में, ये हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। वही पैरामेट्रिकल फॉर्म जो हम पढ़ते आए हैं, पैरामेट्रिकल, और उस पैरामेट्रिकल फॉर्म को यहाँ पैरामेट्रिकल ना बोल के क्या बोल दिया, सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। ठीक है, तो कभी भी आप जब लिखते हैं लाइन तो ध्यान रखिएगा ये पैरामेट्रिकल फॉर्म होती है। मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन से फिर समझाता हूं ताकि बेटर वे में समझ में आ जाए और एक बार में हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए, और फिर जब हम इसके अंदर चले तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए एक बार और समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा लिख दिया R इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, राइट, ऐसा लिख दिया, प्लस का लैम्डा, और यह लिख दिया मैंने i प्लस j प्लस k। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, और यहाँ 7 लिख लो। अब दोनों साइड अगर आप इधर इसको लिख दें xi, yj और zk, राइट। अब आप इसको i को कंपेयर कराएं, तो जब i कंपेयर कराएंगे दोनों तरफ, तो देखिए इधर से कितना आएगा, x आएगा, इधर से आएगा 3 और 2 लैम्डा, राइट। तो x और ऐसे ही y निकालेंगे j कंपेयर करा के, तो j में कितना आएगा, इधर से तो y आएगा, इधर से कितना आएगा 2 आएगा, इधर से 5 लैम्डा आएगा, और k कंपेयर करा के निकालेंगे तो इधर से कितना आएगा 3 z आएगा, इधर से 3 आएगा, उधर से 7 लैम्डा आएगा। अब आप देखिए ये फिक्स है, जो मैं आपसे कह रहा ये फिक्स है, मैं आपसे कह रहा था ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये 2 3 5 2 5 7 ये भी फिक्स है। ये क्या इसके dr, गौर से देखिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ dr कैसे है, ये dr है। अब इस x y z को मूवमेंट कौन कराएगा, इस x y z को लैम्डा चेंज कराएगा। अब तो 100% समझ में आया कि जैसे से लैम्डा चेंज होगा वैसे से पॉइंट चेंज होगा, लेकिन खास वही बात कि ये पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे बना रहेगा। इसलिए कौन सी फॉर्म है ये, पैरामेट्रिकल फॉर्म है, या क्या नाम देंगे इसको, सिमेट्रिकल फॉर्म है, राइट। जैसे से आप लैम्डा चेंज करते जाएंगे पॉइंट भी क्या होगा, बनता चला जाएगा। अच्छा, इसको और ऐसे भी लिख देते हैं x माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना, देखिए 2 इक्वल टू y माइनस, इसको चले आएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय कितना 5 इक्वल टू z माइनस कितना 3 और डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए ये क्या चीज है, ये मेरे dr है। इसका मतलब इस लैम्डा के साथ जो चीज लगी होती है, लैम्डा के साथ जो भी हमारी चीज होंगी वो सारे क्या होंगे, dr। इससे पहले जो भी क्वांटिटी लिखी है वो सारे उसके क्या है, पॉइंट है। बात समझ में आई, लैम्डा के पास जो लग रहा है उसके dr है, लैम्डा से पहले जो उसके लग रहे हैं वो क्या, उसके पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अपन से क्वेश्चन कैसे कैसे डेवलप हो सकते हैं एक बार वो भी जान ले थोड़ा सा, फिर मैं इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। देखिए राइट, अगर हमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, देखिए ये लिख दिया जाए इफ r इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है, प्लस 5 लैम्डा 5i माइनस 7j प्लस 2k, then find the direction ratio of the line। आपको इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं लाइन के। तो इस लैम्डा के साथ ये जो क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे इसके, डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे इसके, होंगे 5 माइनस 7 और 2। देखिए बड़ा आसानी समझ में आए, ध्यान रखिए लैम्डा के साथ जो लग रहा है वो उसके क्या है, डायरेक्शन रेशियो। एक क्वेश्चन फिर देखिए, जो लिखा हो इफ r इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई प्लस 3 लैम्डा j प्लस 7 प्लस 5 लैम्डा k, और इसमें कहा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। देखिए ऐसा कहा जाए कि आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालें। तो अब इसमें आप लैम्डा वाली क्वांटिटी को पहले अलग कर लीजिए, तो अपन इसको थोड़ा सा फिल्टर कर दें, अलग अलग करेंगे। तो देखिए ये कितना आएगा, आई आया, प्लस इसके साथ तो कुछ है नहीं, यहां जाएगा 7k, राइट। और लैम्डा वाले को अलग कर दें, तो लैम्डा वाले अलग करेंगे तो यहां से कितना आएगा 2
आई, इधर से कितना है 3j, ये कितना है प्लस के 5k। तो देखिए ये जो है ये क्या है इसके dr है। तो dr कितने हो गए इसके, dr मेरे पास हो गए इसके 2, 3 और 5। ये क्या बन गए इसके dr ऑफ लाइन। तो आपको dr निकालना है लाइन के, तो इस खास तौर से इस बात का ध्यान रखना कि पहले आपको लैम्डा वाले अलग करने हैं और लैम्डा वाले अलग के करने के बाद ये इसके dr होंगे और ये क्या होंगे इसके, ये इसका पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन द लाइन। ये पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट जो हमें चाहिए, वो इसके ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया। देखिए फिर मैं आपको एक बार फिर वंस अगेन क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, एक एक छोटे छोटे सवाल, फिर हम इस क्वेश्चनों को बड़े बड़े चीजों में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको एक दो चीजें और सिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि मुझे 3D आती है और थोड़ी थोड़ी सी वेक्टर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो देखिए पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि 3D से वेक्टर में कैसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो कन्वर्ट x minus 2 divided by 5, y plus 3 divided by 2 और z minus 7 by 9 into वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखिए ये लाइन की कौन सी फॉर्म है, ये लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म है और वो भी 3D में है। अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लानी, तो सबसे पहले आप देखिए इस पे पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हो गया आपका 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये 7 हो गया। dr कितने आए, dr मेरे पास आए 5, 2 और 9। तो अब आपको लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, r इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट t है ना, t प्लस लैम्डा b। तो यहां लिखते हैं r इक्वल टू, ये कितना जाएगा देखिए 2i माइनस 3j प्लस का 7k प्लस लैम्डा, और ये b की वैल्यू डाल दें 5i प्लस 2j और प्लस 9k। तो ये आपके लाइन की फॉर्म हो गई, ये लाइन की कौन सी फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई। तो आपको लाइन की वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आ गया। अगर आपको 3D फॉर्म दे रखी हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान रखिए ये क्या हो गए इसके पॉइंट हो गए और ये क्या हो गए इसके dr हो गए। तो आपको वहां से dr लेने हैं, पॉइंट लेने हैं और वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो r इक्वल टू टी प्लस लैम्डा बी, उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ऐसा लिखा जाए कन्वर्ट 2x minus 3 divided by 5 is equal to y plus 3 divided by 7 is equal to 3z minus 2 divided by 5 into वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि कभी आपको ऐसा लगे किसी स्टेज पे कि वेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो आप 3D से ला सकते हैं, 3D गड़बड़ करे तो वेक्टर ला सकते हैं। जिसमें भी आपका कमांड हो आप उससे करने की कोशिश करें, लेकिन सवाल जरूर सोल्व करें और हो जाएगा, 100% होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमें मालूम है वेक्टर फॉर्म में लग रहा है सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5/2, राइट। ये तो सही लिखा है क्योंकि इसके साथ 1 लिखा है, y माइनस 3/7, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो z माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय कितना 5/3। अब यहां से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू, पॉइंट मेरे पास आ गया तो पॉइंट कितना आया, इस पॉइंट को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, यह है 3/2, राइट, 3 और 2/3। और dr कितना है, dr देखिए यह है 5/2, राइट, 7 और 5/3। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 3/2i प्लस 3j प्लस 2/3k प्लस लैम्डा 5/2i प्लस 7j और प्लस 5/3k। तो आपको उम्मीद करता हूं अब तो 100% समझ में आ गया हो कि ये t होता है फिक्स पॉइंट और ये dr होते हैं dr ऑफ द लाइन। इसका मतलब लैम्डा के साथ जो भी चीज लगी है वो तो क्या उसके dr है, और लैम्डा के अलावा जो भी चीज यहाँ लिखी हुई है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो आपको लाइन बनाना आ गया कि किस तरह से 3D में लाइन को बनाया जाता है और 3 से लाइन से किस तरह से कन्वर्ट करके प्लेन में लाया जा सकता है। दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा वही पुराने टॉपिक जो हमने पढ़े थे और धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करेंगे किसके साथ, फैक्टर के साथ। तो देखेंगे।